हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल प्रीति प्रेटी एजुकेशन में आप लोग का अगेन बहुत ज़्यादा स्वागत है। आप लोग को ये बता दें कि 2 सप्ताह हो गया मेरे को यूट्यूब पे आए हुए देखे हुए। तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जिसका बहुत ये भी था कि मैम आप 2 सप्ताह हो गया या फिर बोले कि इतना ज़्यादा टाइम हो गया आप वीडियो यूट्यूब पे नहीं डाल रही हैं, नहीं आ रही हैं यूट्यूब पे, रीज़न क्या है। ठीक है, तो बहुतों ने मेरे से कॉल करके पूछा है और बहुतों ने मेरे को कमेंट करके भी पूछा था। तो ये बता दें हम आपको कि मैं यूट्यूब पे वीडियो इसलिए नहीं बना पा रही थी क्योंकि थोड़ा तबीयत मेरा सही नहीं था, इसीलिए जो है यूट्यूब पे वीडियो नहीं बन रहा था। लेकिन आप लोगों से ये वादा है मेरा कि आज से जो है रेगुलर जो आप लोगों का सब्जेक्ट का जितने भी लेक्चर होने हैं, चाहे वो बायो हो या फिर ज्योग्राफी हो या फिर हिस्ट्री, अन्य सब्जेक्ट जितने भी मैं पढ़ाती हूँ, केमिस्ट्री तो विकास सर पढ़ाते हैं, तो जितने भी सब्जेक्ट है उस सब का लेक्चर जो है अब टाइम से यूट्यूब पे जाएगा। और जितने भी जैसे वायरल न्यूज़ होते हैं जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे न्यूज़ मेरे वीडियो के थ्रू बहुत जल्दी चला जाएगा आपके पास। ठीक है ना, तो ये अब डेली टू डेली डाला जाएगा यूट्यूब पे, डेली अपलोड होगा। तो अब आज के बाद एक दिन भी स्किप नहीं होगा। जो टाइम आप लोग का बीच में जो छूट गया है उसके लिए हम दिल से माफ़ी मांगते हैं, क्षमा आप लोग कर सकते हैं हमको। तो थोड़ा सा रीज़न था, इसीलिए जो है यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। चलिए, आज अब कुछ बच्चों का ये था, मेरे को मैसेज करके पर्सनली भी पूछे, कमेंट करके भी बोले हैं कि मैम आप जो उत्सर्जन है, उत्सर्जन को आप दोबारा से उसका रिवीजन करवाइए। ठीक है, उत्सर्जन और अच्छी तरीके से वो जानना चाहते हैं उत्सर्जन के बारे में, वृक्क किडनी जो है किडनी के बारे में। तो आज वही क्लास होने वाला है, यहाँ पर किडनी के बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट यहाँ पे करते हैं। उत्सर्जन तंत्र किसे कहा जाता है, उत्सर्जन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो उत्सर्जन का मतलब ये होता है, हम पढ़ा दिए हैं पहले भी लेकिन फिर हम रिवीजन करवा रहे हैं इस चीज को कि आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो उत्सर्जन का मतलब होता है कि अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ का मतलब जो खराब पदार्थ है जिसकी कोई जरूरत हमारे बॉडी में नहीं है, उसी को अपशिष्ट पदार्थ कहा जाता है। ठीक है ना, तो अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल देना, बाहर त्याग कर देना ही जो है उत्सर्जन कहलाता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि हमारे शरीर का कौन सा अंग है और किस अंग से कौन सा वेस्ट मटेरियल जो है बाहर निकलता है, उसी के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं स्किन। स्किन जो जिसको कहा जाता है हमारा त्वचा। ठीक है ना, त्वचा से वेस्ट मटेरियल क्या निकलता है, तो पहला तो बता दे पसीना। ठीक है ना, पसीना के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि पसीना जो हमारे हाथों में पसीना होता है वही पसीना होता है और वेस्ट मटेरियल है, इसलिए हमारे पसीना के जरिए त्वचा के जरिए जो पसीना है बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, और उसके बाद से क्या है, सीबम है ना, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, सीबम है। ठीक है ना, तो सीबम भी हमारे त्वचा से बाहर निकलता है वेस्ट मटेरियल के तौर पे। और जो हमारा तीसरा है ये है नमक। तो नमक तो बता दें आपको कि जैसे कि जो पसीना होता है, अगर आपने कभी देखा होगा पसीना अगर बहुत ज्यादा हो रहा है और मुंह में अगर पसीना आपका चला जाए तो आपको ऐसा लगता है ना कि वो थोड़ा सा नमक टाइप का लगता है, पसीना जो हमारा है वो नमक टाइप का लगता है। अगर आंसू की भी बात करें, आंसू भी हम जब रोते हैं अगर हमारे मुंह में अगर आंसू चला जाए तो भी नमक के जैसा निकलता है, लगता है ना। तो पसीना जो है ये निकल जाएगा त्वचा से और सीबम निकल जाएगा, नमक जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल जाएगा। सीबम का मतलब तो समझ ही रहे होंगे आप लोग, अगर नहीं समझ रहे हैं तो फिर से इसको आप ध्यान से समझ लीजिए कि सीबम का मतलब क्या होता है। सीबम जो हमारे नाक पे जो तेलीय पदार्थ जो होता है उसी को सीबम कहा जाता है। ठीक है, ये ज्यादा देखा जाता है जब हम रात को जब सोते हैं और सुबह उठते हैं ना, तो ये चीजें जो है सीबम हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे जब टच करेंगे आप अपने नाक जो, तो आपको तेलिए तेलिए कुछ फील होगा। ठीक ना, तो उसी को कहा जाता है सीबम। अब यहाँ पे होता क्या है, ये हो जाता है ना कि जो सीबम है नेचुरल है। ठीक है ना, तो हमारे स्किन को सॉफ्ट बना के रखता है। तो जो सीबम है उसके साथ छेड़खानी नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो नेचुरल चीजें हैं वो नेचुरल ही है। ठीक है ना, उसके साथ जो छेड़खानी करता है उसके साथ तो थोड़ा सा देखने को मिल ही जाता है उसका साइड इफेक्ट, है ना। तो आजकल के जो यंग हैं वो क्या करते हैं, वो क्या युवा जो है क्या करते हैं, जो सीबम जब उनके अगर स्किन पे देखेंगे कि यहाँ पे सीबम निकल गया है, तेलिए तेलिए हमारा त्वचा लग रहा है, तो क्या करेंगे 10 प्रकार के क्रीम जाकर खरीद लेंगे जिससे कि क्या है वो तेलिए त्वचा ना रहे। ठीक है ना, वो मतलब बिल्कुल वहां पे तेलिए ना हो, उसके लिए क्रीम खरीदने लगेंगे। ठीक है ना, और क्रीम खरीदेंगे तो क्या करेंगे, क्रीम खरीद खरीद के पोतेंगे। ठीक है,
और पोत पोत कर उसके बाद से पता चलेगा कि उनके मुंह पे साइड इफेक्ट हो गया, और साइड इफेक्ट की वजह से पिंपल्स वगैरह, फुंसी वगैरह निकलने लगेगा, ठीक है ना। तो 10 तरह की क्रीम भी यूज करने लगते हैं लोग, ठीक है, वो भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्राकृतिक है, नेचुरल है, होने दो उसको, क्या दिक्कत है, ठीक है। अभी तो कहा नहीं जाता ना कि अभी गोर बानी तो गोरे रहेगा, है ना, और बाद में तो मतलब अभी यंग है, जवान है, तो जवान का चेहरा के जो पानी होता है पानी ही रहने दे, है ना, बाद में तो बूढ़ा होकवे करेगा वह, है ना। तो ये चीजें हैं, है ना। तो अभी जो आपके चेहरे पे जो रौनक है, ठीक है, जो रोशनी है आपके चेहरे पे, वो तो नेचुरल है, ठीक है। क्रीम और पाउडर का यूज कब होता है? क्रीम पाउडर का यूज तब किया जाता है जब उम्र ढल जाए, ठीक है ना। उम्र जब ढल जाए तो आप उसको छुपाने के लिए क्रीम का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आपका एगो तो वैसे ही नेचुरल है, आपका जो उम्र है उसके हिसाब से आपका चेहरा चमक रहा है, तो क्या जरूरत है बेफालतू के क्रीम वगैरह यूज करने के लिए। फिर भी क्या कीजिएगा, युवा जो है एक दूसरे को मतलब अट्रैक्टिव करने के लिए, लड़का है तो लड़की को अट्रैक्टिव करने के लिए, लड़की है तो लड़का को अट्रैक्टिव करने के लिए क्रीम पाउडर पोतते रहता है लोग। तो ये थोड़ा सा आप समझ गए होंगे कि सीबम क्या है। सीबम जो हमारे नाक पे तेलीय पदार्थ जो निकलता है उसी को सीबम कहा जाता है, और इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करना चाहिए। अगर आपने सीबम को क्या किया, वहां पे लगे 10 प्रकार के क्रीम लगाने की, भाई यहाँ पे तेलीय पदार्थ निकल रहा है, यहाँ पे ना निकले हमारा, ठीक है ना। हमारा स्किन जो है बिल्कुल ब्राइटनेस होना चाहिए, एकदम चमकना चाहिए, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं दिखना चाहिए। उसके चक्कर में 50 गो फुंसी निकल जाए बस, और मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा कोई, ठीक है ना। तो ये चीजें समझ में आ गया। अब देखिए फेफड़ा, फेफड़ा से हमारे क्या निकलता है वेस्ट मटेरियल के तौर पे, तो CO2। अब देखिए यहाँ पे हम बहुत अच्छे तरीके से ये जब चैप्टर पढ़ाए हैं रिस्पायरेशन सिस्टम, उसमें बता दिए हैं कि हमारे फेफड़े से CO2 कैसे निकलता है, ठीक है ना। हम यहाँ पे रिवीजन करवा रहे हैं, आपको डिटेल्स में समझा रहे हैं, ठीक है ना। आप इसको दोबारा अगेन अच्छे से समझिए, ठीक है ना। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे फेफड़े के जरिए ही बाहर निकलता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है क्या, थोड़ा सा अगर इसकी बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस है जिसको हम ना के बराबर लेते हैं, और इसको कार्बन डाइऑक्साइड लेते नहीं है, लेकिन फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। तो क्यों छोड़ते हैं भाई, जब लेते ही नहीं कोई गैस तो छोड़ते क्यों है ना। क्योंकि मैंने रिस्पायरेशन पढ़ाया है तो उसमें बताया है कि कौन सी गैस कितना % लिया जाता है, कौन से % कितना मतलब छोड़ा जाता है, ये सारी चीजें मैंने बताया हुआ वहां पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे CO2 जो है ना के बराबर मतलब नहीं लिया जाता है और उसको छोड़ा जाता है, लेकिन CO2, तो इसका रीजन क्या है CO2 गैस छोड़ने का? इसका रीजन ये है कि हम जब भोजन करते हैं तो हमारा भोजन जो है क्या होता है, भोजन जो है हमारे शरीर में ग्लूकोज के रूप में स्टोर रहता है हमारे कोशिकांग में। अब ऐसा नहीं है कि हम भोजन दाल चावल खाए हैं तो दालें चावल जो है पेटवा में चला जाएगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हम दाल चावल खाए हैं तो दाल चावल हमारे शरीर में एकदम स्टोर रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोशिकांग में दाल चावल नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो दाल चावल खाएंगे तो दाल चावल क्या रहेगा, ग्लूकोज के रूप में स्टोर रहेगा हमारे कोशिका में, है ना। और कोशिका में वो कोशिकांग होते हैं जिसको माइटोकॉन्ड्रिया एक होता है कोशिकांग, जिसके बारे में मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जो है भोजन ग्लूकोज के रूप में स्टोर रहता है, और जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या होता है, जब ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या ऑक्सीजन हमारे जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पूरे शरीर के कोशिका में लेकर जाता है और कोशिकांग तक पहुंचाता है। और जैसे ऑक्सीजन ग्लूकोज से मिलता है वैसे ही क्या होता है, ग्लूकोज वहां पे टूट जाता है और ग्लूकोज टूटकर ऊर्जा वहां पे बना देता है, ठीक है ना। ऊर्जा का निर्माण तब होता है। और जब वही ग्लूकोज टूटेगा तो ग्लूकोज जैसे ऑक्सीजन और ग्लूकोज का मिलन होगा, मिलेगा तो क्या होगा, टूटेगा तो वहीं से जो हमारा गैस निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। और वहीं से जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, हमारे शरीर से पूरे जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे अनेक कोशिकाओं का हमारा शरीर है, बहु कोशिकाओं का हमारा शरीर है, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में जब ग्लूकोज टूटेगा तो सारे यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, हीमोग्लोबिन खींच के लेकर आएगा फेफड़ा के पास, और क्या करेगा वो फेफड़े के जरिए जो है हमारा नाक के द्वारा, ये सारी चीजें हमने रास्ता बताया हुआ है आपको कि किस किस रास्ते से होकर ऑक्सीजन अंदर जाता है और किस किस रास्ते से होकर कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में समझ गया होगा। बलगम का मतलब भी आप समझ ही रहे होंगे कि बलगम क्या है। बलगम वो चीजें हैं
कि खांसी हो गई है, और खांसी होने के बाद से क्या होगा, फेफड़ा के जरिए ही जो हमारा बलगम है वो बाहर निकलेगा, ठीक है ना। तो ये समझ गए कि आप फेफड़े में से कौन कौन से वेस्ट मटेरियल निकलता है, पहला CO2, फिर वाष्प, उसके बाद से बलगम। अब बात करते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत से कौन सा वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है जिसका कोई काम हमारे शरीर में नहीं है, तो वो है हमारा अनपचा भोजन, ठीक है ना, जिसको काइल भी कहते हैं। अनपचा भोजन जिसको काइल कहते हैं, वो क्या है, हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल के तौर पे बाहर निकल जाता है। भोजन करते हैं, आपको डाइजेशन में पढ़ाए हुए हैं हम, डाइजेशन के मतलब कैसे आपका पूरा जो भोजन करते हैं इसकी क्या प्रक्रिया है, भोजन पचने की प्रक्रिया क्या है, और जो भोजन नहीं पचता है अंतिम रूप से भोजन का पाचन कहाँ होता है बाबू। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन याद रखना तुम लोग कि अंतिम रूप से भोजन का पाचन जो होता है छोटी आंत में होता है, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव में याद रखना। और उसके बाद से तुम लोग को बता दिए थे कि भोजन जो है अगर नहीं पचता है, जो अनपचा भोजन रहता है जिसका कोई काम नहीं रह जाता है सारा, वहाँ पे जितने भी कार्य होना है, प्रक्रिया होनी है, हो जाने के बाद जो भोजन वेस्ट बच जाता है वो उस क्या करता है, बड़ी आंत में जाकर अनपचा भोजन बाहर हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, इसको काइल भी कहते हैं। चलो ये समझ में आ गया आपको। अब है यकृत, जिसको लीवर कहा जाता है। लीवर से क्या है, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन कर देता है, ठीक है ना। अब हम आपको ये चीजें एक बार और बताए होंगे अगर याद होगा तो आपको, ठीक है ना। हमारा जो लीवर है इसमें क्या होता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट कौन करता है, यहाँ पर लीवर करता है। हमारे शरीर में वेस्ट मटेरियल के तौर पे क्या बनता है, अमोनिया, ठीक है। और अमोनिया जो है बहुत ही खतरनाक है, अमोनिया बहुत खतरनाक है। लेकिन अमोनिया को क्या करता है, अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट होता है और फिर यूरिया हम पास करते हैं, ठीक है ना, यूरिया हम पास करते हैं। तो ये जो रिफाइन करता है कौन करता है, यकृत में अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है, जो हमारा लीवर है। अब नेक्स्ट देखते हैं वृक्क, ठीक है ना, जिसको किडनी कहा जाता है। किडनी देखो, लीवर में क्या होगा, लीवर में तो अमोनिया बनता है हमारे शरीर में और यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। और किडनी क्या करेगा, किडनी जो है यूरिया को क्या करेगा, मूत्र का उत्सर्जन अंग का मुख्य उत्सर्जी अंग है, ठीक है ना। तो किडनी क्या करेगा, किडनी के द्वारा ही जो हमारा मूत्र है यूरिया जो है पास होता है, ठीक है ना। तो ये तो कर दिया, यकृत जो है कर दिया अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट, ठीक है ना। लेकिन जो वृक्क है क्या करेगा, वृक्क के जरिए ही जो यूरिया है पास हो जाता है बाहर हमारे शरीर से, ठीक है ना। तो यूरिया जो मूत्र का उत्सर्जन मुख्य उत्सर्जी अंग है जो हमारा किडनी है। अब ये तो समझ गए आप लोग उत्सर्जन का मतलब, उत्सर्जन का डिफिनेशन आप समझ गए। यहाँ पर उत्सर्जन कौन कौन से अंग से कौन से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, ये चीजें आप समझ गए। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि आपका किडनी का काम क्या है, ठीक है ना। यहाँ पे हम किडनी वृक्क का वर्क देखेंगे कि किडनी का कार्य क्या है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद से हम किडनी का वर्क देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि किडनी का वर्क क्या है, किडनी का मतलब जो कार्य है, कार्य क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि किडनी जो है यह एक मुख्य उत्सर्जी अंग है। ये चीजें जो है मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, अभी भी बता रहे हैं। किडनी जो है यह एक मुख्य उत्सर्जी अंग है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि किडनी कैसे वर्क करता है। तो किडनी का जो काम है ना, वो है ब्लड को छानना, है ना बाबू, क्या है, ब्लड को छानना, ठीक है। और ब्लड को शुद्धिकरण कौन करता है, तो ब्लड का छानना और ब्लड का शुद्धिकरण करना दोनों में अंतर है, ठीक है। ब्लड को छानता है किडनी, मतलब कि उसमें जितने भी वेस्ट मटेरियल रहते हैं, जैसे अमोनिया मिल जाता है उसमें, तो जितने भी वेस्ट मटेरियल है ना, किडनी उसको छान देता है। लेकिन उसका रिफाइन कौन करता है, उसका शुद्धिकरण कौन करता है, उसका शुद्धिकरण करता है हमारा फेफड़ा, ठीक है ना। शुद्धिकरण फेफड़ा करता है। क्यों, क्योंकि फेफड़ा आपको पता है कि जब तक ब्लड में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक ब्लड जो है शुद्ध नहीं होगा, है ना, ब्लड का शुद्धिकरण नहीं होगा। इसीलिए क्या है, ब्लड का शुद्धिकरण के लिए ऑक्सीजन का मिलना जरूरी है, और वो कौन करता है, फेफड़ा, ठीक है ना। तो ये चीजें हो गया कि रक्त को छानता है
ठीक है ना। तो रक्त को छानता है किडनी, मतलब कि सिर्फ रक्त को छानता है, ठीक है ना, और शुद्धिकरण करता है फेफड़ा। ओके, अब है यहाँ पे नेक्स्ट इसका वर्क है मूत्र का निर्माण करना। मूत्र का निर्माण करता है जो किडनी है, मूत्र का निर्माण करता है। और क्या करता है, एसिड एंड बेस। तो जो उसका पीएच होता है, कहे कि पीएच, आपको पता है ना, किसी भी मतलब कि किसी भी पदार्थ का अगर पीएच मान 7 से ज्यादा हो तो क्षारीय होता है, और 7 से कम हो तो एसिड होता है ना। तो जो किडनी है क्या करता है, बेस एंड जो एसिड एंड बेस के जो उसका पीएच मान होता है उसको नियंत्रित करता है, कंट्रोल में करके रखता है, ठीक है ना। और एक चीज यहाँ पे और है कि जो किडनी है जहर को निष्क्रिय कर देता है, मतलब जहर को क्या करता है, जहर को खत्म कर देता है। थोड़ा बहुत अगर जहर पी लिया है किसी ने तो जो किडनी है वो प्रभावित नहीं होगा, ठीक है, लेकिन लीवर प्रभावित हो जाएगा। किडनी नहीं होगा लेकिन लीवर प्रभावित हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई शराब पीता है, तो शराब पीने से थोड़ा थोड़ा कोई शराब पी रहा है तो किडनी प्रभावित नहीं होगा लेकिन लीवर जो है प्रभावित हो जाएगा। अब किडनी भी होगा, क्यों नहीं, किडनी ऐसा थोड़ी है कि प्रभावित नहीं होगा, ये भी होगा। लेकिन क्या है, अगर सुबेरे शाम दोपहरिया किसी ने उठावना कर लिया है शराब का, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली जो किडनी है वो भी खराब होगा, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, इतना ज्यादा जहर लाकर पी लीजिएगा, ठीक है, और 1 बोतल जहर पी लीजिएगा तो क्या होगा, किडनी ऐसा थोड़ी है कि वो सबको निष्क्रिय कर देगा। 1 बोतल जहर भी पी लेंगे तो खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है हद से ज्यादा कोई भी चीजें सही नहीं होता, ठीक है। थोड़ा बहुत जो होता है किडनी उसको निष्क्रिय कर देता है, मतलब अपने आप पे प्रभावित नहीं होने देता है। अब मान लीजिए कि कोई मर गया, ठीक है, अगर मर गया कि कोई, तो मर जाने के बाद अगर शराब पीने से मरा है या फिर जहर खाने से मरा है, तो कैसे पता चलेगा कि वो आदमी जो है जहर खाने से मरा है या फिर शराब पीने से मरा है। तो अगर उसका पोस्टमार्टम होगा तो लीवर से पता चलेगा कि वो आदमी जो है शराब पीने से मर गया है या फिर जहर खाने से मरा है, ठीक है ना, क्योंकि लीवर प्रभावित हो जाता है। ओके, तो अगर आपका क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि ऐसा कौन सा अंग है जो कि जहर या फिर शराब से जल्दी प्रभावित हो जाता है, तो क्या है, कौन सा है, यकृत है, मतलब लीवर है, ठीक है ना। और मरने पर अगर कैसे पता चलेगा कि आपका जो मौत हुआ है शराब पीने से या फिर जहर खाने से हुआ है, तो वो भी हमारे लीवर के जरिए ही पता चलेगा, लीवर से ही पता चलेगा कि किसी की मौत जहर खाने से हुआ है या फिर शराब पीने से हुआ है। क्योंकि क्या होता है, प्रभावित कौन होता है, जहर या शराब से प्रभावित कौन होता है, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो क्या बोलिएगा, किडनी की लीवर है ना, लीवर जो है प्रभावित हो जाता है। ये चीजें भी कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं कि किडनी की संख्या कितनी होती है। तो किडनी की जो संख्या होती है वो होती है 2, ठीक है। कितनी जोड़ी होती है, तो जोड़ी होता है 1 जोड़ी, और अगर काउंटिंग में कहा जाए तो संख्या में 2 होता है। और इसका अगर भार देखा जाए तो भार कितना होगा, किडनी का भार होगा 140 ग्राम, ठीक है। किडनी का भार कितना होगा, किडनी का भार होगा 140 ग्राम। इसको हम ऐसे बता रहे हैं कि आप लोग को जो पढ़ते वक्त में याद हो जाए, ठीक है ना। किडनी का भार 140 ग्राम, ठीक है। अब इसका झिल्ली की बात किया जाए, किडनी का झिल्ली जो होता है, ऊपरी परत, तो उसकी जो ऊपर कवर किया रहता है उसी को झिल्ली बोलते हैं, ठीक है ना। जो उसकी किडनी को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है ना, उसी को झिल्ली कहा जाता है। तो उसके झिल्ली का नाम क्या है, किडनी के झिल्ली का नाम जो है इसको कहा जाता है पेरिटोनियम, ठीक है। किडनी के झिल्ली ऊपर का पेरिटोनियम कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई अगर झिल्ली है, तो मतलब जैसे कोशिकांग की जो झिल्ली है, ठीक है ना, तो उसको भी क्या कहा जाएगा, उसको मतलब यही ना कहा जाएगा कि उसको सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है ना। अब हम ही लोग हैं, मान लीजिए हम लोग हैं, वातावरण के हिसाब से अगर हम लोग मतलब ये कहें कि वातावरण जो मौसम है वो हमको प्रभावित कर देगा अगर हम लोग कपड़ा नहीं पहनेंगे, मतलब उसके हिसाब से, तो ठीक है ना। सर्दी के मौसम में वैसे कपड़ा नहीं पहनेंगे तो सर्दी प्रभावित कर देगा, गर्मी के मौसम में गर्मी वाला कपड़ा नहीं पहनेंगे तो वो मौसम प्रभावित कर देगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग को भी क्या है, हम लोगों को बॉडी की सुरक्षा प्रदान कौन करता है, हम लोग को बॉडी की सुरक्षा प्रदान करता है जो हम कपड़ा पहनते हैं, ठीक है ना, वही हम लोग के बॉडी का सुरक्षा प्रदान करता है। वैसे ही यहाँ पर है किडनी के ऊपर जो झिल्ली है वो किडनी की सुरक्षा प्रदान करता है, तो उसका नाम है पेरिटोनियम। अब यहाँ पे एगो इंटरनल किडनी की बात करते हैं, तो ये इंटरनल किडनी है हमारा एक, ठीक है।
तो आप देखिए यहाँ पर है कि बाहरी भाग को कार्टेक्स कहा जाता है, तो झिल्ली को तो पेरिटोनियम, लेकिन जो इसका बाहरी भाग है, इसका बाहरी भाग को क्या कहा जाएगा, इसके बाहरी भाग को, किडनी के बाहरी भाग को कार्टेक्स कहा जाएगा। ठीक है, और क्या, और उसके बाद से क्या है यहाँ पे आंतरिक भाग को मेडुला कहा जाएगा। ठीक है, तो ये कार्टेक्स किसको कहा जाएगा, जो इसके अंदर की चीजें हैं। ठीक है, इसका बाहरी भाग, किडनी के बाहरी भाग को क्या कहेगा, कार्टेक्स, और आंतरिक भाग के मेडुला। तो इसके अंदर ये है। ठीक है, तो इसके अंदर की चीजें मेडुला हो जाएगा, और कार्टेक्स जो किडनी के बाहर है इसको कार्टेक्स कहा जाएगा। मिडिल से आप मेडुला याद रख सकते हैं। ठीक है, और आंतरिक भाग को मेडुला कहा जाता है, मतलब आंतरिक भाग को मेडुला। प्रवेश द्वार को रीनल हाइलम कहा जाता है। ठीक है ना, प्रवेश द्वार मतलब जहां से इंटर करता है। ठीक है ना, जहां से इंटर करता है उसी को क्या कहा जाता है, रीनल हाइलम कहा जाता है। और यहाँ पे अमोनिया की सांद्रता जो होती है अत्याधिक होती है। ठीक है, रीनल हाइलम के पास अमोनिया की सांद्रता अत्याधिक होती है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये तो हो गया हमारा एगो इंटरनल, एगो किडनी। ठीक है ना, मतलब एक जोड़ा में मतलब एगो किडनी और इधर रहेगा, और उसका भी सेम स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा, और सेम उसको भी वैसे ही कहा जाएगा, जो कि जैसे कि हम अंदर भाग को मेडुला बोल रहे हैं। ठीक है, और इसके जो किडनी के बाहरी भाग है उसको कार्टेक्स बोल रहे हैं, उसका जो झिल्ली है उसको पेरिटोनियम बोल रहे हैं, और जो प्रवेश द्वार है उसको रीनल हाइलम बोला जाता है। ठीक है ना, वैसे ही इधर एगो किडनी बनाएंगे, सेम स्ट्रक्चर उसका भी वैसा ही होगा। ठीक है, और देखिए एगो और यहाँ से नसें निकली होती है। ठीक है, यहाँ से, जिसको यूरेटर कहा जाता है, और वो क्या है, वहीं से यूरिया पास हो जाता है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं किडनी बनना क्या चीज से है। ठीक है ना, किडनी के जो मतलब यूनिट ऑफ किडनी, यूनिट का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारी चीज से एक चीज का बनना। ठीक है ना, मान लीजिए कि एक दीवार है। ठीक है, कोई दीवार है, दीवार बन गया है, तो दीवार का यूनिट क्या कहलाएगा। ठीक है, दीवार का यूनिट कहलाएगा ईंट, क्योंकि काफी सारा ईंट मिलकर जो है एक दीवार का निर्माण हुआ है। ठीक है ना, दीवार बना हुआ है। वैसे ही यूनिट उसी को कहा जाता है कि बहुत सारी चीजें मिलाकर एक चीज का बनना, उसका यूनिट होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो अगर यूनिट ऑफ किडनी देखा जाए, तो ये जो यूनिट ऑफ किडनी मतलब कि किडनी जो जिससे मिलकर बना है, किडनी जिससे मिलकर बना है वो नेफ्रॉन से मिलकर बना है। ठीक है ना, और कितने नेफ्रॉन से मिलकर किडनी बना हुआ है, तो 10 लाख नेफ्रॉन मिला है, तब जाके एक किडनी का निर्माण हुआ है। अब हम यहाँ पे पर्सनली बात करेंगे नेफ्रॉन के बारे में। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में नेफ्रॉन के बारे में देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा अभी दिक्कत हो रहा है, हल्का सा लाइट आ जा रहा है, तो हमको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो हम चाहते नहीं है कि थोड़ा सा अभी आप लोगों को कंफ्यूजन हो किसी भी चीज में। ओके, तो इसीलिए जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन को, किडनी का वर्क समझ गए आप लोग। मुख्य उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं, 5 तो बताया है मैंने आपको, उसके बारे में भी समझ गए होंगे। ये एक इंटरनल किडनी का फिगर है, इसके बारे में समझ गए। अब हम आगे नेफ्रॉन बताएंगे आपको कि नेफ्रॉन जो है 10 लाख किडनी के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर कि 10 लाख नेफ्रॉन से मिलकर एक किडनी का निर्माण हुआ है। अब नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका वर्क क्या होता है नेफ्रॉन के, अब ये सारी चीजें समझेंगे। ठीक है ना, डीपली पूरा समझना है तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास हम करेंगे कल के क्लास में दूसरा जो क्लास होगा हमारे नेफ्रॉन के बारे में होगा। तब तक के लिए बाय। अगर आपको मेरा ये जो वीडियो है आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, अपने घर पे रहिए, पढ़ते रहिए।